अभी कुछ दिनों से आप अपने आसपास वर्षा का अनुभव कर रहे हैं, जो भीषण गर्मी से हमें राहत दे रहा है। अखबारों, न्यूज़ चैनलों में हम सभी इसकी चर्चा सुन रहे हैं और इन सब के दौरान एक शब्द बार बार दोहराया जा रहा है, जिसे मानसून कहते हैं। कई ऐतिहासिक लेखों में इस शब्द की चर्चा है और लगभग सभी भाषा के साहित्य में इस बारिश का वर्णन मिलता है। नमस्कार, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में आपका स्वागत है और अभी हम इस केंद्र के साइंस ऑन स्फीयर की मदद से मानसून से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। हमारी पृथ्वी, जैसा आप अभी देख पा रहे होंगे कि चारों ओर एक वायुमंडल है और इसमें विभिन्न तरह के वायु राशियाँ अलग अलग दिशाओं में चलती रहती हैं। हमारी इस चर्चा का केंद्र पृथ्वी के मध्य में स्थित विषुवत रेखा है, ये वाला पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं, ये एरिया, और इसके आसपास चलने वाली पवनें हैं। पृथ्वी पर सभी प्रकार की पवनों के चलने का मुख्य कारण है सूर्य से प्राप्त गर्मी और पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करना। यह क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये विषुवत वृत्त है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और जिससे इस क्षेत्र में, यानी इसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे अत्यधिक गर्मी होती है। इस गर्मी से यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ध्रुवों की ओर जाते हुए मध्य में नीचे उतरती है। इन जगहों पे ये नीचे उतरती है। विषुवत रेखा पर इस तरह खाली हुए वायु क्षेत्र को भरने के लिए बगल के क्षेत्रों से वायु चलती है और इस तरह पवनों का संचरण शुरू हो जाता है। विषुवत रेखा पर यह क्षेत्र कहलाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। आइए अब हम इसकी वास्तविक तस्वीर देखते हैं। ये क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये इंटर ITCZ है। यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बादल आपस में मिलते हैं और थोड़ा इसको सजीव तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये ITCZ का क्षेत्र है। आपको दिख रहे हैं दोनों ओर से बादलें आपस में इस तरह से मिलती जा रही हैं। अब हम वापस अपनी पुरानी तस्वीर पर आते हैं। ये वाला इलाका था। यह जोन ITCZ इसलिए कहलाता है कि यहाँ पर दोनों तरफ से वायु आकर मिलती है। तो मानसून, जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, यह एक तरह की मौसमी प्रक्रिया है जो किसी क्षेत्र के प्रमुख और प्रचलित पवनों की दिशा बदलने से होती है। यह आगे के स्लाइड्स में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे दिशाएं बदलती हैं। हालांकि मानसून प्रक्रिया पूरे ग्लोब पर विस्तृत है, लेकिन मुख्यतः इसे हिंद महासागर से जोड़कर देखा जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में और हिंद महासागर में मानसूनी पवनों की क्या दिशा है। ये क्षेत्र आप देख रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप है और पवन की जो दिशा है वह महासागर से स्थल की ओर है। भारतीय उपमहाद्वीप में 2 तरह की मानसून प्रक्रिया देखी जाती है, जिनमें ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून कहा जाता है, जो इस महाद्वीप के मौसम का निर्धारण करती हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्यतः अप्रैल से सितंबर के महीने में होता है और शीतकाल के बाद दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर से आर्द्र पवनें भारत, श्रीलंका, म्यांमार की तरफ चलने लगती है, जो इस क्षेत्र में आर्द्र और वर्षण के लिए जिम्मेवार होती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मार्च महीने के दौरान सूर्य की किरणें के सामान्य तौर पर लंबवत होने के कारण अत्यधिक गर्मी महसूस की जाती है। इस कारण इस क्षेत्र से स्थल से जुड़े वे वायु जो है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगते हैं। इस क्षेत्र का पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ गर्मी पड़ने से वायु ऊपर उठने लगती है, जिससे यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है और ये अपनी ओर अन्य पवनों को आकर्षित करता है। इसी समय हिंद महासागर में तुलनात्मक रूप से उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है और सागर से आर्द्र पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं। यह पवनें उच्च स्थलाकृति जैसे हिमालय आदि से टकराकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती है। हिमालय यहाँ पर है, इनसे टकराकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती है। अब हम जो अपनी पिछली बात कर रहे थे ITCZ का, यहाँ पर इन महीनों में ITCZ का भी बदलाव होता है। जिस ITCZ को सामान्यतः
विषुवत वृत्त के आसपास यहाँ पर होना चाहिए था, ये देखिए ये उठकर यहाँ पर आ चुका है। भारत के लगभग गंगा के मैदानी भागों और उससे ऊपरी इलाकों में यह आ चुका है। ये कर्क रेखा, एक तरह से कर्क रेखा के पास आ गया है और इसी वजह से पवनों की दिशा बदल जाती है। प्रतिवर्ष 1 जून के आसपास अरब सागर का मानसून केरल के तट पे टकराता है यहाँ पे, और धीरे धीरे और 15 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है वो पश्चिम बंगाल पहुँचता है। फिर धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे फैल जाता है। सामान्य तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 848 मिलीमीटर की वर्षा होती है। सितंबर से आखिरी दिनों में इन मानसूनी हवाओं का रुख उल्टा हो जाता है और ये वापस लौटने लगती है। कैसे उल्टा हो जाता है ये अब हम अगले स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं। ये है दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसमें आप देख रहे हैं कि महासागर से स्थल की ओर हवाएं चल रही हैं। अब हम इसकी दूसरी तरह की मानसून को देखते हैं यहाँ पे, जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। यहाँ पे जो हवाएं हैं वो देखिए स्थल भाग से सागर की ओर आ रही हैं। लौटने के क्रम में ये शुष्क हवाएं जो हैं बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता ग्रहण करती हैं और तमिलनाडु में वर्षण करती हुई लौटती हैं, इसलिए इन्हें ये इस क्षेत्रों में वर्षा करती है, इसलिए इन्हें लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। अब हम एक दूसरी संकल्पना के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अध्ययनों में या अध्ययनों के आधार पर यह कहा जाता है कि ITCZ आधारित संकल्पना मनुष्य के मानसून के संबंध में सटीक जानकारी नहीं देती है, खास तौर पर मानसून के देर करने या बीच में वर्षण कर रुक जाने आदि उपविषयों पे। अभी जिस संकल्पना को बेहतर माना जा रहा है, संकल्पना की बात कर रहे हैं, वो उसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। यहाँ पर हम कुछ हवाओं की संकल्पना आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही लगता है कि जेट स्ट्रीम कोई तेज चलने वाली चीज़ है, तो जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर अत्यंत तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवनें हैं और इनकी गति लगभग 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जेट स्ट्रीम पूरे विश्व में 4 तरह की होती हैं, लेकिन मानसून को जो प्रभावित करने वाली हैं वो मुख्यतः 2 तरह की हैं। जो एक उपोष्ण जेट स्ट्रीम जो इन अक्षांशों पे चलती है 8 से लगभग 20 से 35 डिग्री अक्षांश पर इन जगहों पर, और दूसरी है पूर्वी जेट स्ट्रीम जो 8 से 35 इस के आसपास यहाँ पर इन जगहों पर चलती है। जाड़े की ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर उपोष्ण जेट हवाएं चल रही होती इस क्षेत्र में, जिसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। यह एक ठंडी हवा है जो सतह पर हवाओं को ढकेलते हुए सतह पर उच्च भार का निर्माण करती है। जाड़े की ऋतु में यह हवाएं पूरे उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में ठंड लाती हैं। यहाँ पर चूँकि यह हवाएं महाद्वीप से समुद्र की ओर चलती हैं, अतः जाड़े की ऋतु में अधिकतर भागों में यहाँ पे मौसम शुष्क रहता है। भारत में आप देखते हैं खासकर उत्तर और मध्य भारत में अधिकतर जाड़े की ऋतु में मौसम शुष्क रहता है। ये हवाएं जब बंगाल की खाड़ी में आती हैं तो फेरल के नियम के अनुसार अनुसरण करते हुए उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं, उत्तर मानसून के एक रूप ले लेती हैं और तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा करती हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु जैसे आने लगती है ये चीज़ उलट जाती है। ग्रीष्म ऋतु में स्थिति भिन्न होती है। भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर उष्ण पूर्वी जेट हवाएं चलने लगती हैं इन जगहों पर, और उपोष्ण जेट हवाएं उत्तर की ओर खिसक जाती है। ये हवाएं जो पहले यहाँ चल रही होती हैं अब यहाँ पर चलती हैं और यहाँ की उपोष्ण जेट हवाएं अब ऊपर की ओर खिसक जाती हैं। पूर्वी जेट की उत्पत्ति का कारण जो है वो ITCZ वाली ही संकल्पना एक तरह से है कि मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के पहाड़ी और पठारी भाग पर पड़ने वाला सूर्य ताप है। यहाँ पर इस एरिया का पार्ट देखिए, इस ताप से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और दक्षिण और उत्तर दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं। दक्षिण की तरफ चलने वाली यह हवा दक्षिण पूर्व दिशा का अनुसरण करती है और अरब सागर पहुंचकर ये हवाएं नीचे उतरने लगती हैं। यहाँ से ये हवाएं ऊपर गर्म होकर ऊपर उठती हैं और चलते हुए इन जगहों पर नीचे अरब सागर के पास उतरती हैं। दक्षिण अरब सागर ये पर पहुंचकर ये हवाएं नीचे उतरती हैं और यहाँ पर उच्च भार का निर्माण करती है। तो यहाँ पर निम्न भार हो गया, यहाँ पर उच्च भार हो गया, तो जबकि भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न भार रहता है। इस कारण अरब सागर से हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलने लगती हैं।
तो ये हमने देखा कि एक भारतीय उपमहाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में हमने मानसून हवाओं को देखा, लेकिन मानसूनी हवाएं सिर्फ भारत और हिंद महासागर में नहीं हैं, ये पूरे विश्व में फैली हुई हैं। जहाँ जहाँ मोटा मोटी देखिए, अगर विषुवत वृत्त है उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर मानसूनी प्रक्रिया देखी जाती है। भारतीय मानसून के अलावा उत्तर अमेरिका में भी मानसून की प्रचलित पवनें पाई जाती हैं, खास तौर पर कैलिफोर्निया की खाड़ी से मैक्सिको की खाड़ी के मध्य भी आपको एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, इन इलाकों में भी आपको मानसूनी हवाएं देखने को मिलती हैं। अब हम यहाँ पे एक और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मई से जून के बीच में भारतीय उपमहाद्वीप, खासकर हिंद महासागर में जो मानसून बनने का जो क्रम है, आप देखिए यहाँ पर हम लगभग मई का महीना ख़त्म हो रहा है। आप देखिए कि अरब सागर पे का जो मानसून है वो केरल के तट पर लगभग पहुँच चुका है। डेट क्या हो रही है? वो हो रही है 1 जून के आसपास। और इसी समय लगभग बंगाल की खाड़ी का भी जो मानसून है वो पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंच रहा है। तो यहाँ एक रियल टाइम के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि वर्ष 2022 में जून के प्रथम सप्ताह में मानसून की क्या स्थिति है। इस तरह इस साइंस ऑन स्फीयर के थिएटर के माध्यम से हमने कुछ मानसून के बारे में कुछ आपको एक नई जानकारी देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा, और इससे जुड़ी हुई आपको कुछ और नई जानकारी या आप कुछ और गहराई में अगर आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ देखिए लगभग 12 जून का समय है और लगभग भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर हिस्सों में मानसूनी हवाएं जो हैं वो फैल चुकी हैं। 17 जून में आप देखिए लगभग पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम, ये सब पूरी तरह से आच्छादित हैं बादलों से, और इधर केरल और पूरा मालाबार तट भी आप देखिए पूरी तरह से ढका हुआ है। 23 जून की स्थिति भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दक्षिण पूर्वी मानसून है और ये भारत में की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि भारत की आज भी अर्थव्यवस्था जो है वो एक कृषि प्रधान है, जहाँ वर्षा का होना बहुत उपयोगी है। तो इसी के साथ हम अपनी इस शो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने एक अच्छी जानकारी यहाँ पर प्राप्त की होगी। धन्यवाद।